आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम की यूनिवर्सिटी में एफओएपी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 14 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मेजर पेपर जो 14 है, इसका मैं आप सभी बच्चों को जितने सवाल इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप ये सारे के सारे सवाल करके चल जाते हैं तो आप सभी बच्चों का पेपर में टोटल 75 नंबर का पेपर आता है। तो 75 में 75 आप सभी बच्चे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो, और अगर ये वीडियो देख के चले जाते हैं तो कंफर्म 75 में 75 आप लोग ला सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थिक मंदी के क्या कारण है, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, इसके कारणों का आपको वर्णन करना है, विवेचना करना है, या इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। सभी सवालों का ये आंसर हो सकता है हमारे पास। और ये जो सवाल है ये 15 मार्क्स का है, याद रखिएगा। 15 नंबर का मोस्ट व्यूअर सवाल कर लीजिए, पेपर में आपसे 10% ये सवाल आएगा। तो इस सवाल को चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक मंदी क्या कारण थे, इकोनॉमिक रिसेशन के क्या कारण थे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्थिक मंदी कहते किसे, अगर वो मालूम नहीं है तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिसेशन की बात करें यानी आर्थिक मंदी की बात करें, तो एक ऐसी स्थिति में, ऐसा कंडीशन जब किसी देश की जो आर्थिक गतिविधि है, मतलब जो उसका इकोनॉमिक मूवमेंट हो जाता है, वो धीमा पड़ने लगता है। इससे क्या होता है, जो उत्पादन यानी प्रोडक्शन घटता है, बेरोजगारी बढ़ेगी, और कंजप्शन होता है यानी उपभोग जो होता है वो लगातार कम होते चला जाता है, और निवेश में मतलब लोगों का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लगातार गिरावट में लगता है। यह आमतौर पर कुछ महीने से लेकर, देखिए ये जो बेसिक टाइम पीरियड है बेसिकली, या तो कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक यह रह सकता है। आर्थिक नामंदी न केवल एक देश की अर्थव्यवस्था पर डालती है, बल्कि ये वैश्विक व्यापार, निवेश और रोजगार पर भी गंभीर असर यहाँ डालती है। देखिए, आर्थिक मंदी से न केवल मान लीजिए कोई देश अफेक्टेड होगा, बल्कि इससे क्या हो जाएगा, पूरा वैश्विक व्यापार भी अफेक्टेड होगा, निवेश भी मतलब इन्वेस्टमेंट भी अफेक्टेड होगा, रोजगार भी अवसर होगा, मतलब सभी चीज़ों पर यह क्या करता है, धीरे धीरे सब पे असर डालने की कोशिश करता है। अब अगर हम बात करें इस आर्थिक मंदी के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में, तो इनमें से कुछ चीज़ें विस्तारपूर्वक हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा पहले मांग में गिरावट यानी फॉल इन डिमांड। जैसे जब बाजार में मान लीजिए वस्तु और सेवाओं की मांग घट जाती है, यानी वस्तु और सेवा दोनों का मांग घटने लगता है, तो जो मान लीजिए कंपनी उत्पादन कर रही है वो अपना प्रोडक्शन क्यों करेगा। मान लीजिए कोई सामान है बेसिकली मार्केट में, अगर उसका डिमांड ही नहीं है, क्यों बनाया जाए कंपनी, सिंपल बात है, वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगा। इससे क्या हो जाए, जब प्रोडक्शन कम होगा तो क्यों उतना आदमी हायर करेगा कोई भी कंपनी, भाई आदमी भी कम, एम्प्लॉय भी कम हो जाएगा। तो जब आदमी कम हो जाएगा, वेतन में कटौती होगा, या उपभोक्ताओं की जो क्रय शक्ति मतलब जो कंजप्शन है लोगों का या खरीदने का परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसी के क्या होता है, मांग में लगातार गिरावट आती है हमारे पे। जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 के समय क्या हुआ, जो वैश्विक स्तर पर मांग में यानी हर चीज का मांग में लगातार क्या है, गिरावट है, जिससे क्या हो गया, किसी भी देश में अगर आप देखो तो मंदी जैसी स्थिति आ चुकी थी हर हाल में देश में। ठीक है, अगला हम बात करें निवेश में कमी यानी डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें अगर व्यावसायिक जो भी संस्थाएं, मान लीजिए कोई भी अगर बिजनेस कंपनीज है या कुछ इंस्टीट्यूट है जो भविष्य को लेकर आशित नहीं होती, देखिए मतलब भविष्य मतलब क्या होगा ये नहीं सोचेंगे, तो बाजार में देखिए हमेशा अनिश्चितता का माहौल रहता है। जैसे तो वो क्या करेंगे, निवेश करना बंद कर सकती है, ये बात हो सकता है। और इससे जो रहेगा, जब निवेश ही नहीं करेगा तो जो नए उद्योग रहेंगे, नए बिजनेस अगर नहीं खोलेंगे, और रोजगार के अवसर भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो निवेश में गिरावट से क्या होता है, हमारे पास उत्पादन और जो नवाचार रहता है वो भी रुक जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है हमारे पास। तो ये था हमारे पास सेकंड नंबर पॉइंट, निवेश में कमी। अगर हम बात करें थर्ड नंबर पॉइंट में, जिसमें है बैंकिंग प्रणाली की विफलता यानी फेल्यूर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। यहाँ अगर हम बात करें, जब बैंक क्या करती है, अपने ग्राहकों को ऋण देना बंद कर देती है, या बैंकों की जो वित्तीय स्थिति है, वो जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कमजोर पड़ने लगता है, तो आर्थिक जो गतिविधि होती है वो भी ठप पड़ जाती है। जैसा आपको मालूम है 2008 में क्या होता है, जो वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली की संकट था। अमेरिका की बैंक प्रणाली नाम सुने होंगे, जैसे एक ने सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक सुना होगा, ये सभी चीजों पर असर दिखाया था हमारे पास। तो ये तीसरा नंबर पॉइंट है। अगला चौथा पॉइंट है हमारे पास कि वित्तीय बाजार में अस्थिरता। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल जो भी मार्केट है वहां पर इनस्टेबिलिटी रहेगा। जैसे शेयर मार्केट जो है उसमें भारी गिरावट आएगा, जो मुद्रा मूल्य में क्या होगा, लगातार उतार चढ़ाव होगा, और निवेशकों का जो भरोसा है वो भी क्या हो जाएगा कि मार्केट में पैसा क्यों लगाया, अभी कम होने स्टार्ट हो, क्यों जाना, बेनिफिट नहीं क्यों लगाया, तो मार्केट में इसीलिए क्या होगा, जो निवेशकों का पैसा वो भी लगातार कम होता चला है, जिससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मंदी का हालत आ सकता है। अगर निवेशक पैसा निकालना शुरू कर दे तब तो फिर बाजार में क्या आ जाएगा, हमारे पूंजी की लगातार यहाँ कमी हो जाती है। अगला हमारे पास पॉइंट है जिसमें है सरकारी नीतियों में
त्रुटियां देखिए, यानी जो पॉलिसी फेल है। देखिए आपको मालूम है सरकार की देखिए जो आर्थिक नीति है, जैसे मान लीजिए टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन है, लगभग अगर मैं सही तो शायद 32% होना चाहिए शायद मेरे हिसाब से टैक्सेस। फिर उसके बाद देखिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं। फिर प्लस देखिए जो भी सार्वजनिक पब्लिक के ऊपर खर्च भी करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बेसिकली आर्थिक मंदी को ये क्या करता है, जन्म देता है हमारे पास। अगला बात करें, उदाहरण के लिए यदि सरकार बेसिकली क्या कर सकता है, अगर मंदी के समय क्या कर सकता है, सरकार खर्च कम कर देती है, तो इससे क्या हो जाता है, स्थिति और भी यहाँ पर ज़्यादा खराब हो सकती है हमारे पास। अगला पॉइंट है हमारे पास वैश्विक कारक, यानी ग्लोबल फैक्टर्स के बारे में बात करें तो आज के समय में जितनी सारी देखिए अर्थव्यवस्था है, सभी चाहे वो हमारे भारत की हो चाहे किसी देश की हो, सभी एक दूसरे से क्या हमारे पास जुड़ी हुई है। ठीक है, यदि एक बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका, रूस या चीन जैसे में मंदी आ जाती है, तो उसका जो असर होगा ना, वो याद रखिएगा सभी देशों पर पड़ेगा। जैसे 2008 जो अमेरिका में मंदी आई थी, इससे तो प्रभाव जो भारत, यूरोप और एशिया तक के हमारे जितने देश है, सबके सब यहाँ प्रभावित हो गए थे हमारे पास। अगला पॉइंट है यहाँ पर उत्पादन लागत में क्या हो गया, वृद्धि। जैसे क्या हो गया, मान लीजिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका दाम बढ़ने लगा, कच्चे माल की कीमत, ऊर्जा लागत और ये श्रमिकों की जो मजदूरी है अगर अत्यधिक बढ़ जाती है, तो कंपनियां लागत नहीं उठा पाती, और जब लागत ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है उत्पादन वो लोग घटा देगा। मतलब अगर उनको जितना मार्जिन लगाया, पैसा लगा, उतना मिलेगा तो क्या करे प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन घटा देगा। इससे बाजार में वस्तु क्या हो जाएगी, धीरे धीरे महंगी हो जाएगी और मांग क्या हो जाएगा, हमारे पास घटता चला जाएगा। अगला है युद्ध और भू राजनीतिक संकट, यानी वार एंड जियो पॉलिटिकल क्राइसिस। जैसे युद्ध हो गए, आतंकवाद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो भी अस्थिरता से भी क्या होता है, व्यापार बाधित रहता है। तो कच्चे माल की आपूर्ति पर अगर असर पड़ेगा हमारे पास, तो निवेशक भी क्या होता है, डर जाता है। इससे क्या होता है, हमारी आर्थिक जो गतिविधियां होती है वो कम हो जाती है। और जैसे जैसे अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो रूस यूक्रेन के चलते जो भी यूरोप और एशिया के ऊर्जा संकट का दिक्कत आ रहा है या महंगाई बढ़ा हुआ है, ये इसी का एक उदाहरण है हमारे पास। अगला पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 9 में प्राकृतिक आपदाएं और महामारी, यानी नेचुरल डिजास्टर एंड पेंडेमिक। भूकंप हो गए, बाढ़ हो गए, सूखा, महामारी। जैसे कोविड-19 की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इन्होंने क्या डाला, गहरा प्रकाश डाला या गहरा असर डाला। इससे उत्पादन तो क्या होता है, ठप हो जाता है, और उपभोग में क्या आ जाती है, हमारे में कंजस्शन में भारी गिरावट आती है। फिर देखिए जो मुद्रा नीति यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारा, उसका एक विफलता है, फेल्यूअर है हमारे पास। तो क्या है, यदि जो केंद्रीय बैंक है ब्याज दरें गलत समय पर बढ़ा या घटा देती है, तो यह बाजार में क्या कर सकता है, एक भ्रम का और एक डर का माहौल पैदा कर सकता है। इससे अत्यधिक मांग, महंगाई या अत्यधिक मुद्रा जो आपूर्ति भी तो की जा सकती है, लेकिन इससे मार्केट में क्या होता है, हमारे पास एक असंतुलितता पैदा हो जाती है। अगर हम भारत के संदर्भ में आर्थिक मंदी के बारे में बात करें, तो भारत में भी देखिए कई बार जैसे मंदी से हालात देखे गए। जैसे अगर हम बात करें तो 1991 में देखिए, जब हमारे पास आपको मालूम होगा इस समय आर्थिक संकट से देश घिरा हुआ था, जिससे भारत को विदेशी भंडार जो थे, बेसिकली विदेशी मुद्रा जो थी, उसके भंडार की भारी यहाँ पर कमी हो चुकी थी। फिर 2008 को जब अमेरिका में आया, कह सकते हैं यहाँ पर जो आर्थिक मंदी आया, जिससे क्या वो भारत पे भी असर पड़ा। फिर 2020 में जो कोविड महामारी था जब आया था, तो इससे हमारे जीडीपी को हिला के रख दिया था। ठीक है, अगला हमारे पास है इस मंदी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करें, तो इससे क्या होता है, हमारे बेरोजगारी में वृद्धि होती है, गरीबी में यहाँ विस्तार होता है, मानसिक तनाव वृद्धि होता है, व्यापार और उद्योगों का बंद होना होता है, राजस्व में कमी के साथ सरकारी खर्चों का कटौती होता है, महंगाई और मुद्रास्फीति की जो स्तर यहाँ पर स्थिति देखी जाती है। तो आर्थिक जो मंदी बेसिकली एक जटिल और बहुआयामी यहाँ पर इसकी प्रक्रिया है, जिसके पीछे बहुत सारे कई आंतरिक और कुछ बाहरी कारण भी हो सकते हैं। यदि हम बात करें, यदि समय रहते अगर पहचान कर ली जाए और उचित नीति बनाकर इसको सही कर लिया जाए, तो मंदी के प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं, बताया गया। सरकारी, बैंक और उद्योगों को मिलकर उस दिशा के सतर्क रहना चाहिए और सजगता से अपने कार्यों को करना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था को एक स्थिर और सशक्त यहाँ पर बनाया जा सके, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो आप इस सवाल को 50 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जो पेपर में पूछा जाएगा। 110% याद रखिएगा ये सवाल। अगला सवाल है, देखिए आपसे पूछा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की भूमिका। आपको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका तो उसमें कूदेगा ही कूदेगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 का कालखंड 20वीं सदी का सबसे एक विनाशकारी और वैश्विक स्तर पर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण घटना था, जिसने क्या किया, लगभग विश्व के जो अधिकांश दो गुट थे बेसिकली, ठीक है, दो ग्रुप में बांट दिया था। एक और थे हमारे पास धुरी राष्ट्र, जिसे एक्सेस पावर कहा जाता है, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश थे, और वहीं पर दूसरी थे मित्र राष्ट्र, एलाइड पावर, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ यानी वर्तमान का जो रूस दिखता है आपको, और बाद में अमेरिका भी इसमें ज्वाइन हो चुका था। ठीक है, अमेरिका की भूमिका आपको मालूम होगा कि जापान में
हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है। जापान में क्या किया, 2 बम गिराए थे, ठीक है, एटम बम गिराए थे, जिससे पूरे दुनिया को एक अलग नजरिया यहाँ बना के रख दिया था। तो अमेरिका की भूमिका इस युद्ध में एक निर्णायक सिद्ध हुई और उसे एक सुपर पावर के रूप में कंसिडर किया गया था। प्रारंभ में अमेरिका ने क्या किया, तटस्थता बनाए रखी थी, लेकिन 1941 से जापान द्वारा एक जगह है बेसिकली पर्ल हार्बर, वहां पर हमले किए जाने के बाद उसने क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से, मतलब अब वो डायरेक्टली युद्ध में कूद चुका था। इसके बाद अमेरिका ने क्या किया, न केवल अपनी सैन्य शक्ति का बल्कि अपनी आर्थिक, औद्योगिक और नैतिक दृष्टि से भी मित्र राष्ट्रों को विजय में क्या किया, अंतिम यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब अंतिम यहाँ पर बेसिकली योगदान जो था वो अमेरिका का था, बताया जा रहा है ऐसा। अगर हम बात करें अमेरिका का युद्ध से पूर्व का दृष्टिकोण क्या था, मतलब अमेरिका पहले क्या सोचता था पहले, या प्री वॉर पॉलिसी क्या था अमेरिका का, तो पहले था न्यूट्रलिटी, मतलब न्यूट्रल रहना, ना भैया हम इसके साइड ना हम उसके साइड, ठीक है, तटस्थता की नीति यहाँ पर, पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। तो प्रथम विश्व युद्ध के अनुभव के बाद अमेरिका समझ चुका था कि युद्ध विरोधी जो भावना होती है वो प्रबल थी। अमेरिका ने क्या किया, 1935, 36 और 37 में बेसिकली तटस्थता यानी कानूनी यानी जो न्यूट्रलिटी एक्ट है वो पारित किया, जिसका उद्देश्य था कि अमेरिका को भविष्य में किसी भी विदेशी युद्ध से क्या रखना है, दूर रखना है। यहाँ पर राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भी क्या किया, आरंभ में युद्ध में भाग न लेने की नीति अपनाई थी, परंतु जो भी धुरी राष्ट्र थे उनकी जो आक्रामक नीति है उससे अमेरिका की लगातार क्या हुई, चिंता बढ़ने लगी थी हमारे पास। अगला है जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर पर हमला किया। अमेरिका का युद्ध में क्या होता है, एंट्री होता है हमारे पास। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने क्या किया, हवाई द्वीप स्थित जो अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है बेसिकली पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में लगभग माना जाता है कि 2400 से अधिक अमेरिकी जो सेना सैनिक थे शहीद हो गए और बड़ी संख्या में यहाँ पर युद्धपोत जो नष्ट हुए थे। अब इसका परिणाम होगा, इस घटना ने अमेरिका की जो जनमत ने, मतलब बेसिकली जो जनता है उसको झकझोर कर रख दिया और 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने क्या किया, जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद अमेरिका कूद जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसमें जर्मनी, इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिससे क्या हुआ, अमेरिका सीधे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था हमारे पास। अमेरिका की सैन्य भूमि के बारे में बात करें तो अमेरिका की मिलिट्री जो रोल है क्या है, पहले सबसे पहले यूरोपीय मोर्चा, मतलब यूरोपियन फ्रंट में बात करें तो अमेरिका ने क्या किया, ऑपरेशन टॉर्च 1942 के अंतर्गत जो उत्तरी अफ्रीका में जर्मनी के खिलाफ क्या किया, ब्रिटिश जो सेना है उसके साथ मिलकर यहाँ पर कार्रवाई स्टार्ट की। और 1943 में अमेरिका ने क्या किया, सिसिली और फिर इटली पर आक्रमण किया, जिससे मुसोलिनी की जो फांसीवादी सत्ता थी वो लगातार कमजोर पड़ रही थी। फिर सबसे महत्वपूर्ण उसने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, डीडी यानी 6 जून 1944 के दिन भाई, जब मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, नॉर्मेडी यानी फ्रांस पर हमला किया। इस अभियान में अमेरिका जो सेना है वो अग्रिम मोर्चा पर और इसके बाद पश्चिमी यूरोप को एक कह सकते हैं ये नजरिए से मुक्त करने का यह प्रक्रिया जो है वो लगातार तेज होते चला गया था हमारे पास। फिर प्रशांत क्षेत्र के बारे में बात करें, पैसिफिक हमारे पास थिएटर के बारे में बात करें, माफ करिएगा थिएटर नहीं होगा हमारे पास, एरिया होगा हमारे पास यहाँ पर, कि जापान के खिलाफ अमेरिका ने क्या किया, बेसिकली एक लंबी और कठिन समुद्री युद्ध जो रणनीति थी वो अपनाई, जैसे कह सकते हैं आइलैंड होपिंग कहा जाता था हमारे पास। तो अमेरिका ने गुआम, साइपन, फिलीपींस और इवो जिमा और ओकानिका जैसे द्वीपों पर क्या किया, भारी लड़ाइयों के बाद जापानियों से क्या किया, उस कब्जे से मुक्ति दिलाई। प्रशांत जो महासागर युद्ध में अमेरिका नौसेना और जो मरीन कॉर्प्स की भूमिका जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। अमेरिका की जो आर्थिक भूमिका के बारे में बात करें, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या था, अमेरिका को विश्व की सस्तागार कहा जाता है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ सबसे ज्यादा हथियार, गोला बारूद सब बनता है, टैंक, जहाज और अन्य सामग्रियों का विशाल उत्पादन यहाँ पर किया। जो लैंड लीज एक्ट है हमारे पास 1941 के माध्यम से अमेरिका ने क्या किया, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और अन्य मित्र देशों को युद्ध सामग्री उधार या पे किराए पे दिया, जिससे उसका पैसा तो बनते चला गया। इसका उद्देश्य था मित्र जो राष्ट्र थे उनको दूसरे राष्ट्रों को लड़ने से क्या समर्थन देना था। अमेरिका उद्योगों में क्या किया, युद्धकालीन उत्पादन में चमत्कारी जो वृद्धि की, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी, टैंक हो गए, एयरक्राफ्ट बनाने लगी हमारे पास। साथ ही साथ महिलाओं को एक बड़ी संख्या में यहाँ पर कारखाने में काम करके युद्ध प्रयासों से योगदान दिया गया, जैसे रूजी द रिवेटर का प्रतीकात्मक यहाँ पर नाम भी दिया गया था हमारे पास। 5वां नंबर पॉइंट हमारे पास वैज्ञानिक और तकनीकी भूमिका का बारे बात करते हैं यहाँ पर। तो अमेरिका ने युद्ध के दौरान अनेक वैज्ञानिक खोजों में अग्रणी भूमिका ने, जिसमें उसका सबसे पहला जो उल्लेखनीय प्रयास है वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, आपने परमाणु बम जो देखा होगा, ओपेनहाइमर नामक मूवी अगर देखा होगी तो आपको मालूम है परमाणु बम का इसी प्रोजेक्ट के थ्रू हुआ था। इस प्रोजेक्ट ने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदल दी, जब अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम गिराए। तो इस हमले ने क्या किया, जापान से आत्मसमर्पण करवा लिया और युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। अगला है हमारे पास मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक भूमिका, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। अमेरिका ने क्या किया, युद्ध के दौरान अपने प्रचार माध्यमों जैसे रेडियो, सिनेमा, पोस्टरों के लिए
जरिए राष्ट्रवाद और सैन्य समर्थन की भावना को मजबूत किया। वाई वी फाइट, हम क्यों फाइट कर रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जनता को क्या क्या युद्ध में सहयोग के लिए प्रेरित किया। अमेरिका जो मीडिया ने बेसिकली हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो के खिलाफ जिससे घृणा की भावना को उकसाया, जिससे अमेरिका समाज में क्या हो, युद्ध के लिए मनोबल ऊंचा रहा। 7वां नंबर पॉइंट के बारे में बात करें तो अमेरिका की राजनयिक या और जो रणनीतिक भूमिका उसके बारे में बताया गया। जैसे अमेरिका ने क्या किया, ब्रिटेन और अन्य जो सोवियत संघ के साथ मिलकर कई उच्च स्तरीय यहाँ पर रणनीतिक बैठक की, जिनमें बताया जा रहा है हमारे पास, जैसे यहाँ पर तेहरान सम्मेलन 1943, याल्टा सम्मेलन 1945, पोर्ट्समैन सम्मेलन यहाँ पर 1945। इन बैठकों में युद्ध उपरांत क्या हुआ, विश्व व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और जर्मनी का पुनर्गठन जैसे कई विषयों पर यहाँ पर निर्णय लिए गए थे। यहाँ पर अगला है राष्ट्रपति रूजवेल्ट और बाद में ट्रूमैन ने युद्ध में के उपरांत क्या किया, अंतिम वर्षों में अमेरिका की जो विदेश नीति है उसको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की और मोड़ा। जो शीत युद्ध हुआ था बेसिकली, उसके आरंभ तक ये विस्तारित हुआ। अगला 8वां नंबर पॉइंट हमारे पास, परमाणु बम और युद्ध का अंत क्या हुआ। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्या किया, जो एक पहला जो न्यूक्लियर बम था, एटम बम था, उसका नाम था हमारे पास लिटिल बॉय, उसको गिराया जिससे लाखों लोग मारे गए और घायल हो गए हमारे पास। फिर 9 अगस्त को उसने क्या किया, जो नागासाकी स्थान है वहां पर क्या किया, फैटमैन नाम का एक दूसरा बम गिराया, जिससे क्या हुआ यहाँ पर, इस विनाशकारी हमले के बाद जापान ने क्या किया, 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और 2 सितंबर 1945 को यहाँ पर आधे के रूप से युद्ध यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9 हमारे पास, युद्ध के उपरांत या पश्चात क्या हुआ, अमेरिका की क्या भूमिका थी। जैसे ये बताया हुआ, अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक सुपर पावर के रूप में उभर के आया हमारे पास। अमेरिका ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की मुख्य भूमिका निभाई और उसकी जो स्थायी सदस्यता है, ठीक है, उसे क्या किया, प्राप्त किया हमारे पास। अमेरिका ने जर्मनी और जापान के जो पुनर्निर्माण में यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमेरिका ने मार्शल प्लान 1947 के तहत यूरोपीय देशों की जो आर्थिक मदद है वो कोशिश की हमारे पास। साथ ही साथ युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच यहाँ पर शीत युद्ध यानी जो कोल्ड वॉर की शुरुआत यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। अगला हम बात करें आलोचनात्मक और विवाद के रूप में बात करें, क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सीज के रूप में, तो आलोचनाएं और विवाद के बारे में बात करें तो अमेरिका की तटस्थता नीति की आलोचना जो है वो की गई, क्योंकि उसने युद्ध आरंभ होने के बाद कई वर्षों तक हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं किया था। परमाणु बम का प्रयोग करके एक ही बार उसने क्या किया, इस विवाद को ही खत्म कर दिया, समर्पण करवाया। और अनेक इतिहासकारों को मानना है कि जापान पहले से ही क्या हो चुका था, आत्मसमर्पण के तैयार था। यहाँ पर युद्ध में अमेरिका के जो नस्लीय भेदभाव और जापानी अमेरिकियों की जो नरेबंदी शिविर है उनमें रखने जैसे कार्यों की हमेशा यहाँ पर आलोचना हुई थी, ये बताया गया है। अगला पॉइंट है हमारे पास, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की जो भूमि है वो निर्णायक और बहुआयामी है और ऐतिहासिक रही। प्रारंभ में तटस्थता की नीति अपनाने के बाद भी युद्ध में शामिल होने के बाद ही अमेरिका ने क्या किया, अपने सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और जो वैज्ञानिक सभी स्तरों पर मित्र राष्ट्रों को पूर्ण समर्थन दिया। अगर बात करें पर्ल हार्बर से लेकर हिरोशिमा और नागासाकी तक की घटनाओं में, तो अमेरिका ने जिस प्रकार युद्ध की दिशा को बदला, यह दर्शाता है कि अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं होता तो शायद यह परिणाम कुछ और ही होता। और द्वितीय विश्व युद्ध न केवल अमेरिका को विश्व कह सकते हैं यहाँ पर महाशक्ति बनाता है, बल्कि उसके नई जो कह सकते शिक्षा जो नई विश्व व्यवस्था है उसमें नींव भी रखी थी। अतः यह कहा जा सकता है कि हमारे पास द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की जो भूमिका नहीं, जो 20वीं शताब्दी में जो इतिहास था हमारे पास विश्व इतिहास, उसे पूरी तरह से बदल के यहाँ पर रख दिया था हमारे पास। तो ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रपति जो है अमेरिका के वुडरो विल्सन, उनकी भूमिका क्या है। तो विल्सन बोलूंगा तो समझ जाइएगा यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 20वीं सदी की सबसे भीषण और आज तक की सबसे यहाँ पर खतरनाक सैन्य संघर्ष में से एक था, जिसने पूरी जो दुनिया है उसको क्या किया, यहाँ पर एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तरीके से यहाँ झकझोर कर दिया। इस युद्ध के प्रारंभिक वर्षों तो अमेरिका ने क्या किया, तटस्थ मतलब होता है न्यूट्रलिटी बनाए रखी थी। परंतु 1917 में जब अमेरिका ने युद्ध में भाग लिया तो इसके जो उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उस समय के वुडरो विल्सन, ठीक है, उसने क्या किया, बेसिकली अमेरिका की भूमिका तय की कि युद्ध उपरांत विश्व शांति की जो स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की यहाँ पर अगुवाई उन्होंने की थी। विल्सन की युद्ध में भूमिका जो है वो बहुत तरीके से बहुआयाम थी। एक तटस्थ माध्यम मतलब न्यूट्रलिटी सबके लिए रखना है, एक नैतिक विचार रखना है, एक संघर्षकालीन नेता रखना है हमारे पास, और साथ ही साथ बाद में विश्व शांति के निर्माता के रूप में उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा में जाने का प्रयास दिया, ये बताया हुआ है। अगर हम बात करें वुडरो विल्सन का संक्षिप्त परिवार, पूरा नाम था थॉमस वुडरो विल्सन, जन्म 28 दिसंबर 1856, अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति 1913 से 1921 के बीच में। राजनीति दल डेमोक्रेटिक पार्टी, शायद अगर मैं सही तो ये अभी जो बाइडेन थे उनके पार्टी से बिलोंग करते थे, मतलब उसी टाइप की कैटेगरी से बिलोंग करते थे। प्रसिद्धि में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का नेतृत्व किया और जो 14 सूत्रीय योजना थे, 14 जो पॉइंट्स है उन पे यहाँ पर योजना बनाया था। फिर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे 1919 के समय, बताया हुआ है हमारे पास। अब
युद्ध के प्रारंभ जो यहाँ पर युद्ध के प्रति जो प्राणी दृष्टिकोण थे, क्यों हमें तटस्थता की नीति अपनाना चाहिए, न्यूट्रलिटी का तरीका अपनाना चाहिए, इसके बारे में बताया हुआ यहाँ पर। पहला पॉइंट है नैतिक आधार पर तटस्थता। मतलब जब जुलाई 1914 में यूरोप में युद्ध छिड़ा तो राष्ट्रपति विल्सन ने अमेरिका को तटस्थ घोषित किया, मतलब न्यूट्रल, हम लोग किसी का पक्षधर नहीं है। तो उन्होंने अमेरिका जनता अनुरोध किया कि वे विचारों और कर्मों में तटस्थ रहे। और विल्सन का मानना था कि अमेरिका को दुनिया का लोकतंत्र का मार्ग दिखाने वाला एक राष्ट्र बनना चाहिए, ना कि युद्ध में भाग लेना चाहिए, इनका कथन था। व्यापार और तटस्थता। अमेरिका ने क्या कि यूरोप में युद्ध में भाग तो नहीं लिया था, लेकिन आर्थिक रूप से उसने ब्रिटेन और फ्रांस को हथियार दिए, खाद्यान्न दिए, मतलब खाने की चीजें भेजे, अन्य सामग्री को वो आपूर्ति करता था। इससे जर्मनी को महसूस होने लगा कि अमेरिका जो है वास्तव में मित्र राष्ट्र यानी अलाइड पावर्स का यहाँ पर समर्थन कर रहा है, ये उनका मानना था, ऐसा बोला गया। लेकिन तटस्थता से सहभागिता के मतलब पहले उसने यहाँ पर न्यूट्रलिटी रहा, फिर सहभागीदारी के ऊपर कैसे बढ़ा 1915 से 17 तक, जिसे नाम सुना हो आपने, लुसिटानिया जो घटना है हमारे पास। 7 में 1915 को जर्मनी ने क्या किया, पनडुब्बी यू बोट से ब्रिटिश जहाज लुसिटानिया को डुबा दिया, जिससे 1200 लगभग लोगों की मृत्यु होगी और इसमें 128 नागरिक भी यहाँ शामिल थे, अमेरिकी नागरिक। इससे ना अमेरिका में गुस्सा फैला और विल्सन ने क्या किया, संयम बरतते हुए जर्मनी से माफी और भविष्य में सावधानी की यहाँ पर मांग की, ऐसा बताया हुआ है। फिर अगला हमारे पास अनियंत्रित यहाँ पर पनडुब्बी यंत्र, मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड सबमरीन जो वेलफेयर थे, जिसे 1917 में क्या हुआ, जर्मनी घोषणा कर दी कि अब किसी भी जहाज को डुबाने के लिए वो स्वतंत्र है, चाहे वो किसी भी देश का हो। तो यह अमेरिका की तटस्थता को क्या सीधे चुनौती थी कि भैया अमेरिका जैसा देश को कोई कैसे बोल सकता है हमारे पास, ये बताया हुआ है यहाँ पर। अगला पॉइंट है जिम्मरमैन टेलीग्राम। ठीक है, ब्रिटेन ने एक गुप्त जर्मन टेलीग्राम पकड़ा जिसने जर्मनी में मेक्सिको से कहा है कि यदि अमेरिका युद्ध में शामिल हो तो मेक्सिको क्या करेगा, अमेरिका पर आक्रमण कर देगा और बदले में जर्मनी उसकी मदद करेगा। यह टेलीग्राम अमेरिका जनता में बहुत बड़ा आक्रोश का कारण बना था, ये बताया हुआ है। अगला पॉइंट है अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। अप्रैल 1917 में विल्सन का ऐतिहासिक संबोधन होता है यहाँ पर कि 2 अप्रैल 1917 को विड्रो विल्सन ने घोषित कर दिया कि अमेरिकी कांग्रेस से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड मस्ट बी मेड सेफ फॉर डेमोक्रेसी, अर्थात दुनिया का लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाना होगा, ये इनका कथन था ऐसा। फिर अमेरिका की भूमिका की अगर बात करें तो अमेरिका ने सैनिकों, आर्थिक संसाधनों और सैन्य सामग्री से मित्र राष्ट्रों को यहाँ पर सहायता की थी, जिसमें अमेरिकी सैनिक एईएफ अमेरिकन एक्सपीडिटरी फोर्सेस ने क्या किया, 1918 में निर्णायक मोर्चों पर विजय प्राप्त की और जर्मन सेनाओं को क्या किया, यहाँ पर पीछे ढकेल दिया, ये बताया गया है हमारे पास। वुड्रो विल्सन की देखिए यहाँ पर 14 सूत्रीय मांग थी, 14 पॉइंट्स ऑफ विल्सन थे। क्या क्या, पहला था ये घोषित तिथि कब होता है, 8 जनवरी 1918। उद्देश्य था हमारे पास युद्ध समाप्ति के बाद स्थायी शांति की स्थापना करना और युद्ध की जड़ में जो छिपी समस्या हो उनका हल निकालने बोला गया था। प्रमुख बिंदु क्या था, गुप्त संधियों का अंत होगा, समुद्रों की स्वतंत्रता होगी, व्यापार पर प्रतिबंध हटाना होगा, हथियार में कमी होगा, उपनिवेशों का न्याय संघ समाधान होगा, रूसी स्वतंत्रता का यहाँ पर सम्मान होगा, बेल्जियम की यहाँ पर संप्रभुता क्या होगी हमारे पास, ये बताया गया है। फ्रांस की स्थापना होगी हमारे पास, यह स्वतंत्रता होगी हमारे पास। इटली की सीमा को पुनर्निर्धारण होगा, ऑस्ट्रो हंगेरियन लोगों को सहायता हो रही जाएगी यहाँ पर, और बाल्कन राज्यों की यहाँ पर स्वतंत्रता देखी जाएगी, और तुर्की और अन्य राष्ट्रों के लिए यहाँ पर आत्मसमर्पण आत्मनिर्णय लिए जाएंगे, और पोलैंड का यहाँ पर निर्माण होगा हमारे पास। फिर लीग ऑफ नेशंस यानी जो उसकी स्थापना यहाँ पर होने वाली है, बताया गया हमारे पास। अगर महत्व के ऊपर बात करें तो यह योजना जो है अमेरिका की युद्ध के बाद की नीति का आधार था। इसने यह सिद्ध होता है कि अमेरिका केवल युद्ध लड़ने नहीं बल्कि शांति स्थापना करने हेतु युद्ध में यहाँ पर उतरा था। फिर वर्साई संधि और लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, तो वर्साई संधि युद्ध के बाद क्या हुआ, एक सम्मेलन होता है जिसको बोलते हैं पेरिस शांति सम्मेलन, जिसने वुड्रो विल्सन ने अमेरिका का यहाँ प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस को विचारधारा को क्या किया, संधि में शामिल करवाया, जो विश्व शांति का यहाँ पर प्रतीक था, यह बताया हुआ हमारे पास। अगला हमारे पास 3 नंबर पॉइंट है हमारे पास लीग ऑफ नेशंस यहाँ पर, तो इसका उद्देश्य था हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनको शांतिपूर्ण ढंग करना, तो संभालना, और यहाँ पर भविष्य में क्या करना, युद्ध को यहाँ पर रोकने का काम उन्होंने किया था। ठीक है, अगला यहाँ पता हुआ कि विल्सन ने इसके सबसे बड़े समर्थक और जो संस्थापक थे उनको यहाँ बुलाया था, ये बताया हुआ है। फिर अमेरिकी जो कांग्रेस है उसका यहाँ पर स्थापना कैसे हुआ या विरोध कैसे हुआ हम बताना है। तो अमेरिका के भीतर विल्सन को लेकर कांग्रेसियों से विरोध झेलना पड़ रहा था। रिपब्लिक पार्टी ने भी क्या किया, लीग ऑफ नेशंस को अमेरिका जो संप्रभुता के लिए खतरा बताया और वर्साई संधि को अस्वीकार कर दिया, जिससे क्या हुआ, अमेरिका अंततः क्या हो गया, लीग का सदस्य तो नहीं बन पाया, ये बताया हुआ है। फिर वुड्रो विलियम की युद्ध उपरांत क्या हुआ, उनकी जो भूमिका और पतन के क्या पीछे कारण थे, ये भी बताया हुआ है यहाँ पर। अगला पॉइंट लिखिएगा, वुड्रो विल्सन की युद्ध उपरांत भूमिका और पालन, तो शांति का प्रचार उन्होंने किया। विल्सन ने 1919 में पूरे देश का यहाँ पर दौरा किया ताकि जनता को लीग ऑफ नेशंस का महत्व समझाया जाए, परंतु इसी दौरान क्या हुआ, वो गंभीर स्वास्थ्य समस्या जुड़ने लगे, जैसे यहाँ पर पता उन्हें स्ट्रोक आया और काफी हद तक यहाँ पर अस्वस्थ हो गए, ये भी बताइए हमारे। पतन
1920 में अमेरिका जनता ने रिपब्लिकन उम्मीदवार वारेन हार्डिंग को भारी बहुमत जिताया, जो कि यहाँ पर नव पुनरुत्थान रिटर्न टू नॉर्मेसी का नारा लेकर आए थे। इससे स्पष्ट हुआ कि अमेरिका वैश्विक मामलों से दूर ही रहना चाहेगा। फिर वुडरो विल्सन की आलोचनात्मक और यहाँ पर विकास यहाँ बताया हुआ है कि आलोचना की हमने बात करें तो कई इतिहासकारों का मानना था कि विल्सन ने आदर्शवाद को वास्तविकता से अधिक महत्व दिया। उन्होंने अमेरिका जो घरेलू मतभेदों की बात करके यहाँ पे कम करके यहाँ पर आका और अपने विरोधियों को अनदेखा किया जाता। लीग ऑफ नेशंस ने बेसिकली क्या किया, अमेरिका की स्थिति को उनके नेतृत्व की असफलता यहाँ पर माना है, ये उनका कथन है हमारे पास। और यहाँ बताया हुआ है, यहाँ पर विरासत के रूप में बताया हुआ है कि फिर भी वुडरो विल्सन की अंतर्राष्ट्रीय शांति की अवधारणा को अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने नैतिक कूटनीति यानी जो मोरल जो डिप्लोमेसी उसकी नींव रखी। संयुक्त राष्ट्र की अवधारणा लीग ऑफ नेशंस के विचारों पर आधारित थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रीय जो वुडरो विल्सन थे उनकी भूमिका युद्ध में भाग लेने वाले एक राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि वे एक हमारे पास कह सकते हैं दूत और संशोधक थे। उन्होंने 14 वर्षीय जो सूत्रीय योजना है और यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस की परिकल्पना से यह सिद्ध कर दिया कि केरल जो हमारे पास है केवल विजय के साथ रूप में नहीं बल्कि यह जो नैतिक उद्देश्य है हमारे पास, ठीक है, बल्कि ये नैतिक उद्देश्य जो है नैतिक पूर्ति के रूप में हम लोग देखते हैं, दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाए। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं कि हालांकि नैतिक घर विरोध और घरेलू बाधाओं के चलते उनके कई योजनाएं सफल नहीं हो पाई, लेकिन उनके विचारों ने आने वाले जो दशक उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गहराई तरीके से प्रभावित किया। वुडरो विल्सन इतिहास में एक ऐसे नेता के रूप देखे जाते हैं, माने जाते हैं, जिन्होंने युद्ध को बेसिकली शांति का समाधान बनाने का प्रयास किया था। और विश्व राजनीति में नैतिकता ही हमारे पास क्या थी, एक नई धारा को जन्म दे सकती है, ये बताया गया हमारे पास। तो ये थे आपसे ही बच्चों के लिए मेजर पेपर 14 हिस्ट्री इतिहास का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बच्चों का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।